नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के आधुनिक इतिहास की। एक ऐसी कहानी जो करीब 450 साल लंबी है। ये एक सफर है ये समझने का कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी देखते ही देखते पूरे देश पर कब्जा कर लेती है, और फिर कैसे भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प कहानी में उतरने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर व्यापारियों की एक छोटी सी कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर लिया। भाई, मैदान में तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब थे, पर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज ही बाजी मार गए। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना, कि एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे भारत की शासक बन बैठी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से शासक बनी कैसे। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी और कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने की होड़ बहुत पुरानी थी। यहाँ आने वालों की लाइन लगी हुई थी। 1498 में पुर्तगाली आ गए, फिर डच, फिर अंग्रेज और आखिर में फ्रांसीसी। सबने अपनी अपनी फैक्ट्रियां खोलीं। मतलब ये सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार नहीं था, ये तो वर्चस्व की एक दौड़ थी, और इस दौड़ में मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक एक करके अपने सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दिया। उनकी नेवी बहुत मजबूत थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार का भी पूरा सपोर्ट था। स्वाली में पुर्तगालियों को हराया, बिदारा में डचों को, और वॉन्डीवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार के साथ ये तय हो गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई यूरोपियन मुकाबला नहीं है। उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। अब जब मैदान साफ हो गया तो कंपनी की नजरें बदलीं। उनका ध्यान अब भारतीय राज्यों पर गया और उनकी नजर सबसे पहले पड़ी देश के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर। बस यहीं से कंपनी के इरादे पूरी तरह बदल गए, व्यापार से सीधे जमीन पर कब्जे की तरफ। बंगाल में दो लड़ाइयों ने पूरा खेल ही पलट दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई, वो असल में लड़ाई कम एक धोखा और साजिश ज्यादा थी। इस जीत ने कंपनी को किंग मेकर बना दिया। लेकिन 1764 की बक्सर की लड़ाई एक असली मिलिट्री जीत थी, और इसी जीत के बाद कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। यहीं से असल में भारत के संसाधनों की लूट शुरू हुई। अब देखिए, राज्यों को सीधे जीतने के अलावा अंग्रेजों के पास एक और जबरदस्त हथियार था, सहायक संधि। ये एक ऐसा जाल था जिसमें एक भारतीय राज्य अपनी आजादी खोकर अंग्रेजों का संरक्षण ले लेता था। मतलब अपनी सेना खत्म करो, अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाओ और अपने ही दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को बिठाओ। इस एक पॉलिसी ने भारतीय राज्यों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। तो करीब 100 साल के इस राज और शोषण के बाद अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। अब हम उस दौर में आते हैं जब पूरे देश में असंतोष की आग सुलग रही थी, और इसी आग ने जन्म दिया भारत के पहले सबसे बड़े सामूहिक विद्रोह को। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो एक सदी का दबा हुआ गुस्सा था जो फट पड़ा। राजनीतिक तौर पर राज्यों को हड़पने की नीतियां, आर्थिक तौर पर भारी भरकम टैक्स और हमारे उद्योगों की तबाही, सामाजिक तौर पर हमारे रीति रिवाजों में दखल और सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। बारूद तो पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। इस महान विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में पहुंचती है, आजादी की लड़ाई। ये वो दौर था जब देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर उठी और पूरे देश ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिए। आजादी की लड़ाई भी एक ही तरीके से नहीं लड़ी गई। समय के साथ इसका तरीका भी बदलता गया। शुरुआत में कांग्रेस के नेता चिट्ठियां लिखते थे, याचिकाएं देते थे। फिर बंगाल विभाजन के बाद बहिष्कार और स्वदेशी जैसे जुझारू तरीके अपनाए गए, और आखिर में गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अहिंसक सत्याग्रह का वो रास्ता अपनाया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और फिर आया साल 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये एक गेम चेंजर था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य साफ कर दिया। अब आधी अधूरी आजादी नहीं, अब चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
इस एक ऐलान ने पूरे आंदोलन में एक नया जोश भर दिया, एक मंजिल दे दी। 1920 में गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन के रूप में एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ आए और लाखों भारतीयों ने मिलकर सरकारी नौकरियों, स्कूलों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। ये पहली बार था कि ब्रिटिश राज को सच में लगा कि उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। फिर 1930 में गांधी जी ने दांडी नमक मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। जरा सोचिए, नमक जैसी मामूली चीज, उसे गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना दिया। ये ब्रिटिश कानूनों को सीधी चुनौती थी। ये आंदोलन पूरे देश में ऐसा फैला कि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की एक नई और बहुत शक्तिशाली लहर पैदा कर दी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये था आज़ादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे बड़ा जनसंघर्ष। ये था फाइनल कॉल। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, और अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया कि अब तुरंत भारत छोड़ो। भले ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस बार जनता ने खुद आंदोलन की कमान संभाल ली और ये साबित कर दिया कि अब भारत को गुलाम रखना नामुमकिन है। और अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। जब सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार वो दिन आया, भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी। सपना तो था एक मजबूत, एक साथ आज़ाद भारत का, पर हकीकत क्या थी? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के दर्दनाक बंटवारे के साथ। स्वतंत्रता का लक्ष्य तो हासिल हुआ, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों लोगों ने अपने घरों, अपनी जानें देकर चुकाई। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि ये जो आज़ादी हमें मिली, क्या वो किसी एक रास्ते पर चलकर मिली, या फिर ये नरमपंथियों की याचिकाओं, गरमपंथियों के संघर्ष, क्रांतिकारियों के बलिदान और गांधीवादी जन आंदोलनों जैसी कई अलग अलग धाराओं, अलग अलग